कैसे हो? स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। आज के जो क्लास है रेशो का अपना क्लास 11 बिल्कुल अंत तक हम पहुंच गए हैं। अब कुछ ही क्लास बाकी है इस चैप्टर को ख़त्म होने में। आज मैं आपको कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और इसमें ये कोइंस वाले भी सवाल हैं जो जिसमें कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोइन वाले सवाल किस तरीके से करें। तो वो वाले सवाल भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर रखे हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ पे हैं और अगर आप इन 2 क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो डेफिनेटली मैं वादे के साथ कह सकता हूँ आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना, बस रेशो लेना रहता है। ये हो गया और एक एज वाला हो गया। ये दो ऐसे इंपॉर्टेंट टाइप है ना जिसको सीखने में भी बहुत मज़ा आता है और इसके सवाल भी अक्सर आ जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले अपना पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे सबसे पहले। और एक बात, हाँ, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके एक बार और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और एक बार और इससे नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। डिवाइड 14,136 अमंग ए बी सी सच दैट 2 टाइम्स ऑफ ए शेयर, 3 टाइम्स ऑफ बी शेयर एंड 5 टाइम्स ऑफ सी शेयर्स आर ऑल इक्वल। व्हाट इज द सी शेयर? भाई यहाँ पे क्या बोला है, मैं 14,136 को इस तरीके से बांटूं जिसमें 2 का ए गुना, मतलब ए का 2 गुना बी के 3 गुना के बराबर है और बी का 3 गुना अपने सी के 5 गुना के बराबर है। सबसे पहले तो मुझे रेशो लिखना पड़ेगा। भाई यहाँ पे क्या बोला है, 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल टू कितने, 5 टाइम्स ऑफ सी। ये मेरे को बराबर दे रखा है और ये वाला वो पूरा अमाउंट है जो इन तीनों के बीच में डिवाइड कर रखा है। उससे पहले मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि इन तीनों का रेशो क्या है। अब ऐसे रेशो को भी मैंने आपको सॉल्व करना बता रखा है पहले क्लास में। कैसे सॉल्व करते हैं, इसको बराबर मान लो इन तीनों के एलसीएम से। इसके इसके इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा, देखो तीनों अलग अलग नंबर है, तीनों में कोई एक दूसरे का फैक्टर नहीं छुपा हुआ, तो तीनों की मल्टीपल उसकी एलसीएम आएगी। 2 3 या 6, 5 या 30, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 30। अब यहाँ से एक एक को डिवाइड करते जाओ। 2 से इसको डिवाइड करो तो ए की वैल्यू मिल जाएगी, 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15। फिर बी की वैल्यू कैसे मिल जाएगी, 3 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो बी का रेशो क्या आ जाएगा, 10। और अगर मैं यहाँ पे 5 से इसको डिवाइड करूँ तो सी का रेशो क्या आ जाएगा, 6। तो 15:10:6 अपना यहाँ पे आ गया ए रेशो बी रेशो सी। अब यहाँ से मैं कुछ भी फाइंड कर सकता हूँ। भाई यहाँ पे 14,136 रुपये डिवाइड किया है तीनों के बीच में, इसका मतलब ये जो तीनों का सम है वो आना तो वही चाहिए। भाई तीनों के बीच में जब डिवाइड किया 15:10:6, जब मैं तीनों के पास जितना भी अमाउंट है टोटल सम करूंगा तो आएगा तो इतना ही, क्योंकि तीनों के बीच में मैंने टोटल 14,136 ही डिवाइड किया। तो यहाँ पे टोटल सम क्या आ रहा है, 15 6 21 21 10 31। तो यहाँ पे टोटल सम 31 आ रहा है। 31 की वैल्यू दे रखी है 14,136। मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द शेयर ऑफ सी। मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मुझे 6 की वैल्यू, 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ से मुझे फाइंड करनी है। भाई 31 से अगर मुझे यहाँ पे इसको चीज़ को डिवाइड करना है, अगर मैं मुझे फाइंड करना है ये कितना गुना है ना। देखो ऑप्शन से भी मैं कर सकता हूँ इस सवाल को। ये तो होगा नहीं, ये तो पक्का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 31 है, ये इतना बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर, इतना छोटा नंबर 6 का मल्टीपल आ ही नहीं सकता ये। भाई 6 का मल्टीपल आ ही नहीं सकता ये, क्योंकि देखो 31 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो इसके आसपास ही नंबर आएगा और उसको फिर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये वाला नंबर आएगा नहीं। इतना छोटा नंबर आने वाला नहीं है। ठीक है, इतना छोटा नंबर तो पहले ही मुझे पता चल गया। अगर मुझे यहाँ 31 है, लास्ट में 1 है, 1 से अगर मुझे यहाँ पे 6 पे जाना है, भाई ये छोड़ो, अभी ये छोड़ो, मैं कोई भी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रहेगा अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई करूँ लास्ट में 6 आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऐसा मल्टीप्लाई होगा जिससे उसके लास्ट में भी तो 6 होना चाहिए, तभी तो 31 की मल्टीप्लाई होकर उसकी यूनिट डिजिट 6 बनाएगा। इसका मतलब आगे कुछ भी आए लास्ट में 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर भी अगर मैं 6 की आगे कुछ भी हो लास्ट में अगर उसके 6 है तो उसका यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, और एक ही में यूनिट डिजिट बच गया मेरा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनका यूनिट डिजिट 3 है, इनका यूनिट डिजिट 0 है। केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 2736, जिसका यूनिट डिजिट 6 है। इसको तो मैंने पहले ही इग्नोर कर दिया, पहले ही इसको एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये छोटा वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू भी नहीं आएगी, है ना। 31 का इतना छोटा मल्टीपल भी नहीं है 14,136। और फिर उसकी मुझे 6 गुना भी करना है तो 456 तो नहीं आने वाला, 2736 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक ही यूनिट डिजिट 6 वाला यहाँ पे अपना ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा बड़े प्यार से। अगले सवाल में चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। If 9,685 is divided into 3 parts in such a way that 1/4 of the first part and 1/3 of the second part and 1/6 of the third part are all equal, मतलब 1/4 of the first part, 1/3 of the second part और 1/6 of the third part, और ये सारे इक्वल हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ए बी सी ले सकता हूँ। फर्स्ट पार्ट को मैं ए ले लेता हूँ, सेकंड पार्ट को मैं बी ले लेता हूँ और थर्ड पार्ट को मैं सी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे बोला गया है पहले का फर्स्ट पार्ट का मतलब ए का 1/4, ए का 1/4 मतलब ए बाई फोर्थ, वो बराबर है सेकंड के 1/3 के। तो सेकंड मतलब बी, बी के किसके 1/3 के, मतलब बी अपॉन थर्ड।
b/3। और ये किसके बराबर है, थर्ड, मतलब c के 1/6 के बराबर। तो c के 1/6 के बराबर, तो यहाँ से मुझे ये पता चल जाएगा इनका रेशियो क्या है। और ये वाला पूरा अमाउंट है जो इन तीनों के बीच में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं इन तीनों का रेशो फाइंड करता हूँ। यहाँ पर भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर ऊपर इस तरीके से ए बी सी दे रखा है, उनका रेशो फाइंड करना है, और उनके नीचे ये सारी वैल्यूज़ दे रखी है, और ऊपर वालों का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी जो मेरा होता है डायरेक्टली यही हो जाता है, 4:3:6। तो यहाँ से a/b यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 4:3:6। और मुझे इन्होंने क्या बोला है, ये वो टोटल अमाउंट है जिसको मैंने इन तीनों के बीच में इस रेशो में डिवाइड किया है, 4, 3 और 6। इसका मतलब ये टोटल अमाउंट कुछ और नहीं, अगर मैं इसको सम करूंगा तो इसी के बराबर आना चाहिए। इसका मतलब क्या आएगा, 6, 4, 10, 13। तो 13 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 13 की वैल्यू होनी चाहिए 9685। भाई टोटल अपने पास ये अमाउंट है, उसको मैंने इन तीनों के बीच में डिवाइड किया, भले ही इस रेशो में डिवाइड किया। अगर मैं तीनों के पास फिर से मनी कलेक्ट करूंगा तो इतना ही तो आना चाहिए। इसका मतलब अभी तो ये रेशो में दे रखा है, तो 13 की वैल्यू है, ये पूरी 13 की वैल्यू, अब जितने भी गुना हो वो उतने ही मल्टीपल में ये ए बी सी के बीच में डिवाइड किया गया है। मुझसे इसने पूछा है व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट मतलब मुझे 6 की वैल्यू बतानी है। अगर 13 की वैल्यू ये है तो मुझे 6 की वैल्यू यहाँ से बतानी है। क्या मैं इसको बिना सॉल्व करे कर सकता हूँ, हैं, करने की कोशिश करते हैं। देखो 13 से अगर मैं इसको ऐसे ही ओरली करने की सॉल्व करूँ पूरा, मतलब मैं इसको मल्टीपल चेक करने की सॉल्व ना करूँ, तो लगभग ये 13 से जाएगा लगभग 7 बार में, है ना, मतलब 7 के आसपास ही 7+ आएगा, मतलब यहाँ पे जो भी आएगा पीछे। लेकिन 13 7 जो 91 होता है, अब उसके बाद 58 5 वहाँ पे कुछ भी बचे, लगभग ये 7 बार में जाएगा। और मतलब 7 के पीछे और भी बड़ा नंबर रहेगा। अगर मैं 7 की 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 42 केवल एक ही वाला नंबर आ रहा है यहाँ पे, 44,000 वाला, ये वाले बिल्कुल गलत हो जाएंगे, 2000 के लाइन में मेरा नहीं आएगा आंसर। समझ में आया भाई, 13 से अगर मैं काटूंगा तो 7 समथिंग से जाएगा, 13 7 या 98, मतलब ये 7 करके कुछ पीछे और भी वैल्यूज आएंगी। और मैं मुझे देखो आंसर दिख गया यहाँ पे, 44 है, 22 है, 29 है, 20 है। पहले तो मैंने यूनिट डिजिट देखा, यहाँ पे यूनिट डिजिट सबकी अलग है, फिर मैं इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकता हूँ। लेकिन मैंने जब यहाँ पे देखा इतना ज़्यादा डिफरेंस इस वाले में, फिर मैंने एक नज़र यहाँ मारी, 13 से ही जा रहा है 7 बार में, 7 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ मतलब 42 कुछ करके आएगा। और 40 के लाइन में केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारे तो आएंगे नहीं, जाहिर सी बात है, फिर यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिस्क विस्क वाला कोई नहीं है, ये ट्रिक्स होती हैं मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करने की, कैलकुलेशन को और कम करने की। अब जैसे इस सवाल में देखो, इस सवाल में क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, इस तरीके का सवाल हमने परसेंटेज में भी किया है। बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹702 अमंग राम रमेश एंड नरेश इन द रेशो 3:4:6, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशो 3:4:6। ये कैसे हो सका, यहाँ पे शायद 4:3:2 होगा, ठीक है, इसको सही कर लेना। यहाँ पे 3, ये सेम रेशो यहाँ पर भी है, सेम रेशो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे ये गलती है, इसको कर लेना, इसको 4:3:2 कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 4:3:2। 4:3:2। तो यहाँ पे क्या बोला है, बाई मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग 702 अमंग राम रमेश एंड नरेश इन रेशो 3:4:6, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशो 4:3:2, हु गेन द मोस्ट एंड बाई हाउ मच। भाई यहाँ पे क्या बोला है, पहले मेरे पास 702 रुपये था, ठीक है, मैंने इस रेशो में डिवाइड करने की बजाय इस रेशो में डिवाइड कर दिया। मैंने, मुझे इस रेशो में डिवाइड करना था तीनों के बीच में, लेकिन मैंने गलती से इस रेशो में कर दिया, 4:3:2 के रेशो में कर दिया मैंने। तो अब मुझे बताना है जो पहले जिस रेशो में मिलता, अब जिस रेशो में मिल रहा है, सबसे ज़्यादा किसको ज़्यादा मिला है, सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा किसको पहले से ज़्यादा मिला है। मतलब पहले अगर सबको 100 रुपये मिल रहा था, अब सबको दो, किसी को 200, किसी को 300, किसी को 400 मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा 400 वाले को मिला है, उसको 200 का फ़ायदा हो गया, इसको केवल इतने, मतलब पहले अगर सबको 100 रुपये मिल रहा था, सपोज इसको 100 मिलता था, इसको 101 मिलता था, इसको 102 मिलता था, तो अब इसको मिला है 200 रुपये, इसको मिला है 203 रुपये, इसको मिला है 204 रुपये। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसका हुआ भाई, इसको 100 रुपये का फायदा हुआ केवल, इसको 102 रुपये का फायदा हुआ, इसको तो 102 रुपये का फायदा हुआ, इसको भी 102 रुपये का फायदा हुआ, इसको आप नो कर लो तो इसको कितने का फायदा हुआ, 107 का फायदा हुआ। तो सवाल में यही पूछा है, सवाल में इसने यही पूछा है कि सबसे ज़्यादा किसको फायदा हुआ, हु गेन द मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा किसको प्रॉफिट हुआ है, और वो भी कितने से। भाई मुझे सबसे पहले ये रेशो नहीं है, ठीक है, ये वाले रेशो नहीं है, ये यहाँ पे तो 3:4:6 था, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 4:3:2 था, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले 702 को डिवाइड करना था किस में, 3:4:6 में।
इसका मतलब 3:4:6 में अगर मैं इसको डिवाइड करता, लेकिन मैंने इसको इसमें नहीं डिवाइड किया, इसको मैंने इसमें डिवाइड किया, 4:3:2। और देखो है 702 ही, 702 को ही मैं यहाँ पर भी डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी 702 को ही तीनों के बीच में बांट रहा हूँ, मतलब दोनों का अमाउंट यहाँ पर भी बराबर ही आना चाहिए, यहाँ पर भी बराबर आना चाहिए। अगर मैं काउंट करूंगा 6 4 10 13, यहाँ तो 13 वैल्यू आ रही है, यहाँ 4 3 7 दोनों, यहाँ तो 9 आ रही है। कैसे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? यहाँ पर भी मैं तीनों के बीच 702 रुपये बांट रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं तीनों के बीच 702 रुपये बांट रहा हूँ। दोनों जगह तो सेम आना चाहिए ना, सेम आना चाहिए। तो अगर मैं सम को बराबर करना चाहता हूँ तो सम के रेशो से रिवर्स गुना कर दो। अगर मैं डिफरेंस को बराबर करना चाहता हूँ तो डिफरेंस के रेशो से रिवर्स गुना कर दो। यहाँ पे सम का वो बराबर करना है मुझे, क्योंकि यहाँ पे इसका सम और इसका सम बराबर आना चाहिए जो कि 702 है। अगर रेशो में लूँगा तो भी बराबर आना चाहिए, अगर यहाँ 13 आ रहा है तो यहाँ पर भी 13 आना चाहिए, यहाँ 9 आ रहा है तो यहाँ पर भी 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों को बराबर करने के लिए मैं रिवर्स गुना कर दूंगा रेशो से, सम के रेशो से। तो 9 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 13 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से जो भी हमारा मल्टीपल मतलब जो टोटल अमाउंट आएगा वो फिर आएगा हमारे पास टोटल रेशो का सम। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करूँ, 9 से जाएगा ये, 9 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ पहले वाले की, 9 3 27, फिर 9 4 36, और फिर 9 6 54, और यहाँ ये 13 4 52, 13 3 39, और 13 2 26। मैं इस सवाल को यहीं से भी कर सकता हूँ भाई। अगर यहाँ इसको 27 यूनिट पहले मिलता, यहाँ से अब मुझे एक्चुअल रेशो मिल गया, ठीक है। अब यहाँ से मुझे क्या मिल गया? एक्चुअल रेशो मिल गया। अगर पहले राम को, ये राम है, ये रमेश है, और ये नरेश है, अगर पहले राम को 27 रुपये मिलते थे, तो अब अगर मैं 4:3:2 में बांट रहा हूँ तो अब उसको 52 रुपये मिल रहे हैं। कितना ज़्यादा मिल रहा है? प्लस का 25 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है। 36 राम को तो केवल, रमेश को तो केवल 3 यूनिट ही ज़्यादा मिल रहा है पहले से। और यहाँ पे नरेश को कितना ज़्यादा मिल रहा है भाई? 27 27 54 होता है, इसका मतलब इसको 28 ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको 28 सबसे ज़्यादा देखो नरेश को मिला है, और नरेश वाला करेक्ट होगा। केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नरेश का एक ही ऑप्शन है, और 168 वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप 168 भी कैसे फाइंड कर सकते हो? देखो भाई यहाँ से टोटल अमाउंट कितना आएगा, टोटल अमाउंट अब देखो दोनों जगह सेम आएगा, और वो कितना आएगा? अगर मैं इसको प्लस करूँ 5 और ये 5 10, मतलब 100, 7 6 13 4 17, इसका मतलब 117 रुपये टोटल अमाउंट आया रेशो में। और 117 था कितना? 702। ये इसका कितना गुना है बताओ? ये 6 गुना है। 100 का 6 गुना 600, और 17 का 6 गुना 102, तो 6 गुना है। तो 28 का भी 6 गुना नरेश को ज़्यादा मिलेगा। तो 28 से क्या होगा? कितना? 6 2 12, 6 8 48, मतलब 168 रुपये। तो नरेश पहले से 168 यूनिट, अब 168 यूनिट या फिर 168 रुपये ज़्यादा उसको प्राप्त होगा, उसको प्रॉफिट होगा एक तरीके से। अगर मैं पहले के रेशोज में ना बांट कर अब वाले रेशो में, अगर मैं 4:3:2 में बांटता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। और इस तरीके से सवाल अगर आपको अब कभी भी पूछा जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उसको ईजिली कर लोगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना। A person divided a certain sum between three sons in the ratio 3:4:5. Had he divided the sum in the ratio 1/3, ratio 1/4, 1/5, the son who get the least share earlier would get 1188 मोर द सम इन रुपीज़। भाई ये सवाल भी बिल्कुल वैसी है। यहाँ पर भी पहले जिस रेशो में बांटना चाहिए था उस रेशो में ना बांट के दूसरे रेशो में बांटा जाता है, फिर उसके बीच में रिलेशन दिया जाता है, फिर मुझसे पूछा जाता है टोटल कितना अमाउंट था। भाई पहले जो थे दादाजी वो 3:4:5 में बांटते थे, है ना, उनका मन था बांटने, लेकिन उन्होंने इसमें ना बांट कर इस वाले रेशो में बांटा। अगर मैं इसको एक्चुअल रेशो में लाऊं, मतलब ये अपोन खत्म करूं अगर यहाँ से, तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो। मुझे डिनोमिनेटर को गायब करना है। इन तीनों का एलसीएम 4 5 20 या 60, तो 60 आएगा इन तीनों का एलसीएम। 3 से जाएगा 20 बार में, तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा कितना 15 चौक 60, और ये आ जाएगा कितना 12, तो ये आ जाएगा अपना 12, ठीक है। अब यहाँ से देखो एक्चुअल में यहाँ पर भी तीनों का सम तो बराबर होना चाहिए, क्योंकि सेम ही अमाउंट है जो मैं तीनों को दोनों जगह बांट रहा हूँ। अगर यहाँ पर मैं 100 रुपये दिनों में बांट रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं 100 रुपये बांटूंगा। इसका मतलब दोनों का रेशो का जो सम होना चाहिए वो भी बराबर होना चाहिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो यहाँ पे सम कितना आ रहा है? 4 3 7 5 12, यहाँ तो 12 आ रहा है। और यहाँ कितना आ रहा है? 20 15 35, 35 और 12 कितना हो गया? 47। इसका मतलब यहाँ तो 47, ये तो गलत बात है। तो इसका मतलब मुझे सम को बराबर करना पड़ेगा, और सम को बराबर करने के लिए मैं दोनों के सम के रेशो से रिवर्स गुना कर दूंगा। यहाँ से रेशो तो 12 रेशो 47 ही आएगा, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से मुझे पहले वाले रेशो का क्या मिल जाएगा? पहले वाले रेशो का कितना मिल जाएगा? 47 या कितना होता है? 161, है ना, नहीं 4 3 12 7 20, 141 होगा, 141। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 4 16, 7 4 28, मतलब 188, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 5 20, और 235 आ जाएगी। और यहाँ से अगर मैं इसकी दूसरे वाले रेशो से मल्टीप्लाई करूँ, 12 2 24, 240, और 12 गुना 15 180 होता है,
और 12 12 जो 144। तो यहाँ से मेरे को दोनों का एक्चुअल रेशो पता चल गया। अब सवाल में क्या बोला है, अब यहाँ से मेरे को सबसे पहले मतलब सब एक्चुअल रेशो पता चल गया, पूरा सब कुछ बैलेंस हो गया, मतलब ये और ये दोनों रेशो बराबर हो गए। अब दोनों का सम बराबर है, दोनों जगह मैं सेम अमाउंट को डिवाइड कर रहा हूँ, तो दोनों का रेशो भी बराबर बराबर आ रहा है। अब सवाल में क्या बोला है, जिसको सबसे कम मिला है, हु गॉट द लीस्ट शेयर अर्लियर, उसको अब 1188 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। भाई यहाँ पे सबसे कम किसको मिल रहा है, इस वाले को, पहले वाले बेटे को सबसे कम मिल रहा है। अब उसको कितना ज़्यादा मिल रहा है बताओ, अगर मैं यहाँ पे 59 और 14 मतलब 99 यूनिट ज़्यादा मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, रेशो के हिसाब से। लेकिन सवाल में इसी की वैल्यू रखिए, 1188 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। कितना गुना है ये भाई, 99 का एक गुना 99 और फिर कितना बचेगा 198, मतलब 12 गुना, क्योंकि दो गुना होता है 198 99 का, तो 12 गुना, इसका मतलब 12 गुना है, एक यूनिट की वैल्यू 12 गुना है, एक यूनिट की वैल्यू 12 है। मुझसे इसने पूछा है सम कितना होगा। भाई सम यहाँ से कितना होगा, देखो ये एक्चुअली में जो सम का रेशो आता है ना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो वो टोटल एक्चुअली में सम ही आ जाता है, टोटल जो अमाउंट हम डिवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, एक्चुअली में सम का रेशो ही है। तो इसकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो 47 इंटू 12, ये एक्चुअल में टोटल हमारा सम है, जिस अमाउंट को मैं यहाँ इस रेशो में और इस रेशो में डिवाइड कर रहा हूँ। तो ये हो गया अपना टोटल अमाउंट। अब टोटल अमाउंट का भी 12 गुना, क्योंकि ये जो है ना वो एक्चुअली में रेशो है ये, और रियल वैल्यू कितना है इसका 12 गुना है, तो इसका भी मैं 12 गुना कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा एक्चुअल में सम। अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ बताओ, लास्ट में यूनिट डिजिट चेक कर सकता हूँ, 7 टू जा 14 14 4 टू जा 8, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो ये पहला ऑप्शन गलत और डी वाला भी गलत, ये दोनों ऑप्शन में कुछ करेक्ट हो सकता है। क्या मैं डिजिटल सम चेक कर सकता हूँ, बिल्कुल, देखो 12 में होता है छुपा 3 गुना 4, ठीक है, 4 से नहीं कर सकता, देखो 4 तो होता है, 4 की डिविजिबिलिटी रूल करूँ तो दोनों ही जाते हैं, तो 4 का नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे 3 गुना 4 होता है, यहाँ पर भी 3 गुना 4 होता है, इसका मतलब 9 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं 9 का मल्टीपल चेक कर लूँगा। 8 और 7 15, 15 मतलब 6, 6 तो 9 से नहीं कटता, डिजिटल सम मतलब डिजिट का सम 9 से कटना चाहिए, यहाँ पे 6 आ रहा है डिजिट का सम, तो वो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 7 6 13, और अगर ये नहीं कट रहा तो यही ऑप्शन बच गया, ये वाला मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसका डिजिटल सम करोगे तो 9 ही आना चाहिए, क्योंकि ये 9 का मल्टीपल फिर एक ही बच गया, तो ऑप्शन नंबर यही वाला मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं, आई होप आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा। अब इस सवाल को देखते हो, देखो, राहुल स्पेंड सम पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड सेव द रिमेनिंग पार्ट, वो अपने इनकम का कुछ पार्ट स्पेंड करता है और कुछ फिर वो बाकी का सेव करता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, द रेशो ऑफ हिज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग इज 6:1, मतलब उसके एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशो जो है वो 6:1 है, मतलब एक्सपेंड 6 करता है तो वो सेव करता है 1, तो उसकी इनकम कितनी होगी, 6 जमा 1 7 होगी उसकी इनकम। अगर राहुल की इनकम 4200 रुपये है तो उसकी एक्सपेंडिचर कितनी होगी, 4200 है, 4200 नहीं 42,000 होगा, क्योंकि ऑप्शन में सारे हज़ार हज़ार है, एक नज़र ऑप्शन में रखा करो, एक नज़र क्वेश्चन पे रखा करो। अगर ये 42,000 है और राहुल की इनकम है, भाई राहुल की इनकम यहाँ पे 7 वैल्यू है, यहाँ पे रेशो 7, तो यहाँ पे इसी की वैल्यू देखिए 42,000, 42,000 कितना गुना है, ये 6,000 गुना है। तो मुझसे इसने क्या पूछा है, मुझसे इसने पूछा है एक्सपेंडिचर कितना है, भाई एक्सपेंडिचर 6 यूनिट है, 6 का भी 6,000 गुना कर दो, मतलब 36,000, तो 36,000 केवल ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 36,000 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये 7 का 6 गुना है तो एक्सपेंडिचर का भी 6 गुना हो जाएगा, 6 6 36,000, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, यहाँ पे इस तरीके से सवाल भी आते हैं, मेंस तक में आते हैं ऐसे सवाल। द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन आर इन द रेशो 4:3, हिज सेविंग इंक्रीजेज बाई 1/5 ऑफ द इनकम and income remains the same, what is the new ratio of his expenditure and saving। मुझे न्यू रेशो बताना है एक्सपेंडिचर और सेविंग का। भाई सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो कितना दे रखा है, 4:3, 4:3 उनके अगर एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो है तो उनकी इनकम कितनी होगी, उनकी इनकम होगी 7। अब आगे क्या बोला है, अगर उसकी जो सेविंग है वो 1/5 ऑफ द इनकम, उसके इनकम का 1/5 बढ़ जाएगा, मतलब उसकी ये जो सेविंग है जो 3 है उसके इनकम मतलब 7 का 1/5, देखो 7 का 1/5 निकालना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा, तो मैं इस पूरे रेशो की 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर उसका मैं 1/5 निकालूंगा तो ईजिली निकल जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, जब भी इस तरीके से मुझे दिख जाए और मैं उसका 1/3 1/5 1/7 नहीं करता, तो मैं पूरे रेशो को 7 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर वहाँ से उसका 1/7 ऐड करूँगा 1/7 करूँगा, तो मेरे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सॉल्यूशन पे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, इवन और ईजी हो जाता है मुझे निकालना,
ठीक है। तो अगर मैं इसकी पूरे 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 7 का 1/5 निकालना बहुत आसान हो जाएगा, जो कि आएगा कितना, 7 पंजे 35, 5 चौक 20 और 5 दिया 15। देखो बराबर ही आएगा, 35 दोनों तरफ बराबर ही आया। अब मुझे सेविंग को बढ़ाना है, उसकी जो सेविंग है वो 1/5 बढ़ जाती है उसके इनकम का, वही उसका इनकम ये है, इसका 1/5 करूँगा 7, इसका मतलब उसकी सेविंग 7 बढ़ जाती है ना। और फिर क्या बोला है, उसकी जो इनकम है वो रिमेन सेम, उसकी जो इनकम है वो तो यहाँ पर भी 35 है, ठीक है 35 वो सेम है, लेकिन उसकी केवल सेविंग बढ़ जाती है, सेविंग 15 में 7 ऐड होके 22 हो जाती है। अगर 22 उसकी सेविंग है, 35 ही उसकी इनकम है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा है, 13 हो जाएगा ना, हाँ 13 हो जाएगा। तो उसका एक्सपेंडिचर 13 हो जाएगा और सेविंग उसका क्या हो जाएगा 12। मुझसे इसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग का क्या नया रेशो आया है, 13:22। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझसे इसने सवाल में यही पूछा है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। भाई अगर उसकी सेविंग 22 रुपये हो जाती है और जब यहाँ 7 रुपये बढ़ गया, इनकम बढ़ाई नहीं, इसका मतलब उसने इस बार एक्सपेंडिचर में से थोड़ा एक्स्ट्रा सेविंग में किया है, एडजस्ट, सेविंग ज़्यादा की है, इस बार एक्सपेंडिचर को कम करने की कोशिश करी गई है। तो यहाँ पे 13:22 इसका नया रेशो आ जाएगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का। ठीक है, तो आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। पहले सेविंग और एक्सपेंडिचर का क्या रेशो था, 4:3 था, लेकिन अब क्या है 13:22। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है अपना। द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीज इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ द बीज एक्सपेंडिचर। If 1/3 of the income of B is equal to the expenditure of A, then the ratio of saving of A to those of B। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। ठीक है, इस तरीके के सवाल अगर आप एक भी कर लो ना डेफिनेटली, फिर इस तरीके के सवाल जब भी आए आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा ऐसे सवाल को बनाना। और ऐसे सवाल डेफिनेटली पूछे जाते हैं। ये एग्जामिनर तब पूछता है ना जब उसको थोड़ा सा क्वेश्चन को लेंदी बनाना होता है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करना होता है क्वेश्चन में। अब जैसे यहाँ पे इनकम ऑफ ए, लेकिन उसको भी मैं एकदम इजी तरीके से समझाऊंगा ना, ताकि आपको पूरा फिर क्वेश्चन को बार बार लिखने की, मतलब जैसे ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं ना बच्चे, पहले अलग अलग रेशो लिखते हैं, यहाँ पे अलग अलग रेशो लिखते हैं, फिर वहाँ से अपना पूरा डाटा को डिराइव करते हैं, वहाँ से लिखते हैं वहाँ से। लेकिन आपको मैं क्वेश्चन में कलेक्ट करना सिखाऊंगा। भाई यहाँ पे जैसे इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का रेशो दे रखा है 2:3। अगर ये यहाँ पे नीचे आएगा इनकम ऑफ बी, तो यहाँ इसका मतलब ए की वैल्यू अगर 2 है तो बी की वैल्यू 3 है, और ये इनकम का है, तो इनकम का ए और बी का रेशो कितना है, 2:3। समझ में आया। जो यहाँ पे इनकम ऑफ ए है 2:3 है थर्ड का, तो अगर ये बी नीचे आएगा तो इसका इनकम ऑफ ए अपॉन इनकम ऑफ बी का रेशो 2:3। इसका ए की वैल्यू अगर 2 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये उनकी इनकम का रेशो आ गया। और एक्सपेंडिचर का क्या रेशो है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। अगर ये बीज एक्सपेंडिचर को मैं यहाँ ले आऊँ, बीज एक्सपेंडिचर को ये इसके नीचे आ जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। भाई ये कुछ और नहीं, ये ऐसे ही तो दे रखा है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ऑफ बीज एक्सपेंडिचर। तो अगर मैं इस वाले चीज़ को यहाँ ले आऊँ तो ये एक्सपेंडिचर ऑफ ए अपॉन एक्सपेंडिचर ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 3/4। इसका मतलब एक्सपेंडिचर अगर ए का 3 है तो बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 4 है। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ना, ये वाली जो चीज़ यहाँ पे डाटा दे रखा है, ये वाली लाइन एक्चुअली में मुझे रेशो को कनेक्ट करने के लिए बोला है। 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए। 1/3 ऑफ द इनकम ऑफ बी, मतलब अगर मैं इसका 1/3 करूँ, इसका मैं 1/3 करूँ जो कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए के बराबर होगा, मतलब इसका मतलब समझ रहे हो, 1/3 ऑफ इनकम है, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख के भी देख सकते हो, 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी वो बराबर दे रखा है एक्सपेंडिचर ऑफ ए के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं इस इनकम को यहाँ लेकर आऊँ, इस इनकम को यहाँ लेकर आऊँ, तो यहाँ से एक्सपेंडिचर ऑफ ए और इनकम ऑफ बी का मुझे रेशो मिल जाएगा 1:3। अगर एक्सपेंडिचर ऑफ ए का 1 है तो इनकम ऑफ बी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर एक्सपेंडिचर ए का 1 है जो कि ये है, तो इनकम ऑफ बी मतलब उसका 3 हो जाएगा। इसका मतलब जो एक्सपेंडिचर है ए का उसका 3 गुना है बी। समझ में आएगा, इसका मतलब समझ में आया, अगर एक्सपेंडिचर 1 है ए का तो इनकम उसका 3 गुना है बी का। आया समझ में, अगर एक्सपेंडिचर यहाँ पे 1 है तो ये जो बी की इनकम है वो 3 गुना है, इसका 3 गुना है, इसका यहाँ पे 3 गुना। अगर देखो यहाँ पर मुझे सेम बनाना पड़ता है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पर 3 होता, मुझे यहाँ पे सेम बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले से ही दोनों बराबर है। इसका मतलब एक्सपेंडिचर जो ए का है अगर वो 3 है तो यहाँ पे बी का जो इनकम होगा उसका 3 गुना 9 होना चाहिए। तो इसको मैं 9 बनाऊंगा, जो यहाँ पे पहले से 3 दे रखा है, तो 9 बनाने के लिए इसकी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया होगा आई होप आपको। फिर मुझे क्या बताना है, मुझे सेविंग का रेशो बताना है ए और बी का।
भाई इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर जमा सेविंग होता है। अगर मुझे सेविंग पता करना है तो मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा। ये आ गया अपने पास इनकम का रेशो, ये आ गया एक्सपेंडिचर का रेशो। तो इनकम में से अगर मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा तो मुझे सेविंग पता चल जाएगा। अब इनकम एक ही क्या है, ये जो 3 है ना, इससे पूरे रेशो की मल्टीप्लाई होती है। 3 2 6, 6 में से अगर 3 जाएगा तो सेविंग आ जाएगी ए की 3, है ना। और यहाँ से 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 3:5 आ गया दोनों के सेविंग का रेशो, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ताला लगा दिया जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। यहाँ पे बस आपको दोनों को बराबर करना पड़ता है, मतलब जिस रेशो में ये दे रखा है ना उस रेशो में आपको बनाना पड़ता है। अगर एक्सपेंडिचर ए का 1 होगा तो इनकम बी का 3 यूनिट होना चाहिए। यहाँ पे दोनों बराबर है, यहाँ पे दोनों बराबर है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर ए का जो एक्सपेंडिचर है उसका 3 गुना होना चाहिए बी का इनकम। अगर ये 3 है तो इसका 3 गुना 9 होना चाहिए बी का इनकम। यहाँ पे पहले से 3 है तो इसको 9 बनाने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। और बी को केवल 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पूरे रेशो को फिर 3 से मल्टीप्लाई करना होता है। फिर वहाँ से उस पूरा रेशो अपने आप में बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे भी ऐसा एक सवाल मिलेगा, ठीक है, आगे भी मिलेगा, है ना। हाँ, जैसे मिलेगा, ठीक है, करते हैं अभी। देखो पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया है ना। एक सवाल और लेकर आया था मैं, चलो देखते हैं मिलेगा आगे। अ पर्सन डिवाइड हिज प्रॉपर्टी सो दैट हिज वाइफ शेयर एंड टू हिज डॉटर्स एंड द डॉटर शेयर टू हिज सन आर बोथ 1:4। ठीक है, देखो क्या बोला, एक पर्सन है जो कि अपनी प्रॉपर्टी को इस रेशो में डिवाइड करता है कि उसके वाइफ और डॉटर का जो शेयर है 1:4, वही उसके डॉटर और उसके सन का रेशो है, उसके शेयर का रेशो। और अगर वाइफ को 5,000 कम मिलते हैं बेटे से तो मुझे टोटल प्रॉपर्टी कितनी की थी वो बतानी है। भाई अगर मैं यहाँ से वाइफ का शेयर, डॉटर का शेयर और सन का शेयर, यही इन्हीं तीनों में डिवाइड किया गया प्रॉपर्टी। अगर वाइफ से और डॉटर का शेयर और डॉटर से सन का रेशो, डॉटर और सन के शेयर का रेशो, दोनों का रेशो 1:4 है। इसका मतलब अगर वाइफ और डॉटर का पहले दे रखा है 1:4 है तो डॉटर और सन का भी जो शेयर का रेशो है वो भी 1:4 है। यहाँ से अब मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस, ऐसे रेशो को बैलेंस करना बहुत ईजी होता है। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा रेशो आ जाता है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वाइफ का रेशो आ जाएगा 1, डॉटर का आ जाएगा 1 × 4 4, और सन का क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, तो यहाँ से सन का रेशो आ जाएगा 16। अगर वाइफ को 5,000 कम मिलते हैं सन से, 5,000 कम वाइफ को मिलता है 1 यूनिट, अगर सन को मिलता है 16 यूनिट, कितना कम मिल रहा है 15 यूनिट कम मिल रहा है। 15 यूनिट की ही वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 5,000। समझ में आया, वाइफ को अगर सन से कम मिलता है, सम से वाइफ को कितना कम मिलता है 15 यूनिट, और वही रियल में कितना कम मिल रहा है 5,000। मुझे फिर पूछ रखा है होल प्रॉपर्टी, होल प्रॉपर्टी कितनी है भाई, होल प्रॉपर्टी तो ये है ना टोटल। होल प्रॉपर्टी को इन तीनों के बीच में डिवाइड कर दिया तो अगर मैं तीनों के पास से फिर से प्रॉपर्टी का जो भी शेयर कलेक्ट करूँ तो पूरा आना चाहिए। तो पूरी प्रॉपर्टी इन दोनों का सम होगा 16 4 20 और 21, इसका मतलब 21 यूनिट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। और 20 वैल्यू की यहाँ पे 15 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। तो यहाँ पर भी मैं 3 बनाने की कोशिश करूँगा तो इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो 3 बन जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 1000, इसका मतलब 3 की वैल्यू आएगी 1000। और ये 3 सत्ते 21 होता है तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। इसका मतलब 21 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,000। इसका मतलब टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, ऑप्शन नंबर सी 7,000। बोल तो ऐसे रहते 70 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे तो केवल 7,000, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो वाली बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, खैर आपको ये सवाल समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, ए बी सी आर 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट द एवरेज ऑफ 3/5 ऑफ ए एंड 30% ऑफ बी इज 13.5। ठीक है, एवरेज वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। एवरेज सबसे पहले आप समझ लो एवरेज क्या होता है। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ नंबर, या फिर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये अपना होता है एवरेज। मतलब इसका मतलब टोटल ऊपर जो सम किया रहता है और कितने नंबर को मैंने सम किया वो नीचे अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा उसका क्या था एवरेज। अब यहाँ पे बोला है ना, मैंने 3 नंबर को इस तरीके से डिवाइड किया सच दैट जो एवरेज ऑफ 3/5 ऑफ ए एंड 30% ऑफ बी 13.5 आ रहा है, एंड एवरेज ऑफ 3/8 टाइम्स ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी इज 15 आ रहा है। इफ ए इज 5/12 टाइम्स ऑफ सी, मतलब ए से सी का रेशो दे रखा है। ए से सी का क्या रेशो दे रखा है भाई, यहाँ पे कुछ और नहीं, ये इसी तरीके से तो दे रखा है 5/12 सी। तो अगर इस सी को मैं नीचे ले आऊँ तो ए अपॉन सी क्या हो जाएगा 5/12। तो यहाँ से ए से सी का रेशो मुझे यहाँ पे मिल गया 5/12। मुझे क्या पूछा है, देन द सम ऑफ ऑल द नंबर्स ए बी सी। तो मुझे यहाँ पे तीनों का नंबर एक्चुअली में सम बताना है। भाई सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहली बात, पहली इक्वेशन मेरी यहाँ पे क्या कह रही है, एवरेज ऑफ 3/5 ऑफ ए, फिर क्या वो दे रखा है, इसका सम कर रखा है ना। हाँ, सच दैट द एवरेज, एवरेज क्या होता है सम ही होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 3/5 ऑफ ए और 30% मतलब 3/10,
3/10 ऑफ बी, इसका एवरेज दे रखा है 13.5। अगर एवरेज 13.5 दे रखा है भाई, ए प्लस बी, अगर मैं इसका एवरेज निकालूं तो इन दोनों की वैल्यू प्लस करके उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब इसका एक्चुअल सम, अगर इसका एवरेज आ रहा है एक्स, तो इसका एक्चुअल सम कितना आएगा, ये 2 उधर जाएगा तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी, 2x। समझ में आया? इसका मतलब जो इसका एवरेज आया होगा ना, इस पूरे वैल्यू को 2 से डिवाइड करने के बाद आया होगा। अगर 2 से डिवाइड ना करूं तो उसका पूरा सम कितना आएगा, सम आएगा इसका 2 गुना, 13.5 का 2 गुना, इसका मतलब इसका सम कितना आएगा, 27। ऐसे यहाँ पर भी करो, अगर एवरेज दे रखा है 3/8 टाइम्स ऑफ बी, है ना, 3/8 टाइम्स ऑफ बी एंड 25% ऑफ सी, 25% मतलब 1/4, तो 1/4 ऑफ सी, इन दोनों का एवरेज कितना दे रखा है, 15। अगर एवरेज 15 है और 2 नंबर यहाँ पे प्लस किया गया है, 2 नंबर का एवरेज मतलब अगर 15 है तो उसका पूरा सम कितना होगा, उसका 2 गुना 30 होगा। तो यहाँ से मुझे यहाँ पे एक्चुअल सम पता चल गया। अब यहाँ से मुझे ए बी सी की वैल्यू यहाँ से मुझे फाइंड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं फ्रैक्शन गायब करता हूँ। यहाँ पे फ्रैक्शन अगर मुझे गायब करना है, देखो यहाँ से अगर मैं ऊपर से 3 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी 3 कॉमन, यहाँ से भी, अगर ये ऊपर की इधर लेफ्ट वाले साइड से मैं 3 को इससे अगर मैं डिवाइड करूँ तो 9 बार में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, है ना। और कुछ मैं नहीं कर सकता यहाँ पे खुरापाती, जिससे मेरा सवाल और भी आसान दिखे। तो यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन लिया, ये काट दिया मैंने, 9 बार में गया, ठीक है। अब अगर मुझे फ्रैक्शन को गायब करना है तो मैं यहाँ पे 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये वाली इक्वेशन क्या आएगी, अगर मैं इसकी 1/5 है, 1/5 से अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 2a। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 10 से 10 डिवाइड कर देगा, पूरा b बचेगा, और फिर ये तो 90 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरी आ गई पहली इक्वेशन। अगर मुझे यहाँ पे इक्वेशन को पूरा मतलब जो फ्रैक्शन है उसको गायब करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 8 से 8, 3/8 b से अगर 8 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 3b बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 2c बचेगा, क्योंकि 4 8 को 2 बार में चला जाएगा तो 2c बचेगा, और यहाँ से 8 थी जा 240, ठीक है। अब मुझे इसी दोनों इक्वेशन में अपना पूरा यहाँ से फाइंड करना है। देखो मुझे ए और सी की वैल्यू दे रखी है, ए और सी का रेशो दे रखा है, तो मैं यहाँ से बी को ही गायब कर लेता हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 से मल्टीप्लाई करूँ, फिर पहले वाले इक्वेशन से दूसरे वाले इक्वेशन को माइनस कर दूँ, तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा, और ये 9 3 या 27, तो ये 270 हो जाएगा अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँ। तो अगर मैं इस पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करूँ तो क्या बचेगा, देखो 3b से तो 3b कट जाएगा, है ना। 6a माइनस 2c, 6a माइनस 2c, और यहाँ 270 में से अगर 240 आएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो यहाँ से ये वैल्यू मुझे पता चल गई, है ना, 30 ही बचेगा ना। फिर से मैं इसको काट सकता हूँ 2 से, यस फिर से काट सकता हूँ 2 से, अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड करूँ तो यहाँ कितना आएगा, 3a माइनस का c इज इक्वल टू कितना आएगा, 15। तो ये मेरे पास आ गई अपनी फाइनली इक्वेशन। अब मुझे ए और सी का रेशो दे रखा है, अगर ए की वैल्यू 5 है तो सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 12। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ भाई, रेशो दे के यहाँ पे रेशो पूछा है, तो यहाँ पे रेशो दे के रेशो पूछा है, तो मैं उसी की वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। अगर ए की वैल्यू 5 है, अगर मैं यहाँ रखूँ 3 पंजे 15, 15 में से सी की वैल्यू 12 है, तो अगर मैं 12 डिवाइड करूँ तो 3 आना चाहिए। 3 का ये कितना गुना है, 3 का ये 15 5 गुना है। इसका मतलब ए से जो सी का रेशो दे रखा है, जो कि दे रखा है 5/12, ये भी 5 गुना होगा, ये भी इसकी जो रियल वैल्यू आएगी 5 गुना आएगी। तो 5 पच्चे 25 और 12 5 से 60, तो यहाँ से ए की एक्चुअल वैल्यू आ गई 25, सी की वैल्यू आ गई 60। यहाँ से मुझे बी की वैल्यू मिल जाएगी। बी की वाली इक्वेशन क्या है, बी वाली इक्वेशन देखो यहाँ पे दिख रही है, बिल्कुल। अगर मैं इसमें सी की वैल्यू रखूँ, सी की वैल्यू 60 आई है, 60 दूनी 120, अगर 120 उधर जाएगा तो 120 बचेगा, और 3b के बराबर अगर 120 आ गया तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ 40, इसका मतलब मेरे को b की वैल्यू कितनी मिल गई, 40 मिल गई। अब मुझे इसने पूछा क्या है, सम ऑफ ऑल द 3 नंबर ए बी सी, तीनों का सम मैं करूँ, 60 40 100 और 100 25 125, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। थोड़ा सा हाँ लेंदी सवाल है, लेकिन इससे अच्छा मेथड आई थिंक और दूसरा नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कमेंट में ज़रूर करके बताना, अपना फीडबैक भी दिया करो यार, ठीक है। हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है आपके फीडबैक का, कि आपको लेक्चर किस तरीके से लगा, कैसे समझ में आया, कैसे नहीं, क्या हम और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 देखो यहाँ पे, अ बैग कंटेन ₹840 इन द फॉर्म ऑफ 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ एंड 10 रुपी coins. The number of coins of 2 rupees 5 रुपी एंड 10 रुपी आर इन द रेशो 5:10:6। ठीक है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बैग में टोटल 840 रुपये रखे हैं, जिसमें 2 के सिक्के, 5 के सिक्के और 10 के सिक्के हैं। और इन सिक्कों का रेशो क्या है, 2 का जो सिक्का है, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, मतलब ये 5:7:6 में है। अगर 2 का सिक्का 5 है तो 5 का सिक्का 7 होगा, और 10 के सिक्के कितने होंगे, 6 होंगे। तो इनका रेशो दे रखा है 5:7:6। ये तो एक्चुअली में कॉइन का रेशो है, और है सिक्के कितने कितने के हैं, 5 सिक्के हैं 2 रुपये के, ठीक है।
और 7 सिक्के हैं 5 रुपए के, ठीक है, और 6 सिक्के हैं 10 रुपए के। अगर मैं यहाँ से टोटल इनका रेशो निकालूं, टोटल जो रेशो का वर्थ निकालूं, टोटल उसकी वैल्यू निकालूं, अगर 5 सिक्के हैं 2 रुपए, तो टोटल कितने रुपए यहाँ आ गए 2 रुपए की वजह से, 10 रुपए यहाँ पे है 2 रुपए की वजह से। अगर टोटल यहाँ पे 5 रुपए के 7 सिक्के हैं, तो 5 रुपए की वजह से उस बैग में कितने सिक्के आ जाएंगे 35। इनका रेशो आ रहा है एक्चुअल में 7 पंजे 35, और यहाँ पर 60। इसका मतलब 10 रुपए की वजह से वहाँ पे केवल 60 रुपए वहाँ पे वर्थ इट है। और इसी का सम दे रखा है एक्चुअली में, कितना दे रखा है 60 30 90 90 और ये 105 है ना। तो 105 की वैल्यू दे रखी है कितनी 840। 105 मतलब ये टोटल जो यहाँ पे पैसे हैं बैग में वो 840 है, वो 105 की वैल्यू है। यहाँ से अगर मैं रेशो का सम करूँ तो 105 है, 105 की वैल्यू दे रखी है 840। कितना गुना है 8 गुना है। इसका मतलब मुझे इसने पूछ के रखा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन द बैग, तो उसका जो रेशो दे रखा है उसका भी मैं सम करूंगा। टोटल पूछा है तो सम करूंगा, उसका भी 8 गुना होगा। अब कॉइन का तो रेशो ये है 7 6 13, 13 5 18, तो 18 18 ही होगा ना। 7 6 13, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन 7 6 13, 13 5 18, तो 18 का भी मैं 8 गुना करूंगा। ठीक है, तो 18 8 144, 144 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। सबसे पहले तो हमें टोटल फाइंड करना है, फिर उसका रेशो अपना सवाल में इस तरीके से दे रखा होगा 840 वो कितना गुना है, और फिर सवाल में जो भी पूछेगा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने थे उसका सम करूंगा, फिर उसका भी उतना ही मल्टीपल कर दूंगा। 18 8 144 ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11 में अपना अ सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पी क्यू आर एस इन द रेशो 3:4:5:6। इफ आर गेट्स 500 मोर देन पी, तो हमें सबका सम फाइंड करना है। भाई ये किसका रेशो है, ये पी क्यू आर एस बोला गया। अगर आर 500 ज़्यादा लेकर आता है पी से, अगर आर जो है वो 500 ज़्यादा लेकर आता है, आर कितना यूनिट रेशो में ज़्यादा लेकर आता है 2 यूनिट, 3 से 5 2 यूनिट ज़्यादा, और 2 यूनिट की वैल्यू दे रखे यहाँ पे 500। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी 250, मतलब इसका 250 गुना है। मुझे सम पूछा है सम ऑफ ऑल द नंबर, अगर मैं रेशो का सम करूँ 4 3 7 5 12 12 से 18, तो 18 का भी यहाँ से 250 कर दो। 18 2 36, 18 5 90, या फिर 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। 9 का मल्टीपल केवल एक ही है, 9 5 45। 6 भी 9 का मल्टीपल नहीं है, 7 भी नहीं है, 7 5 12 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। भाई 18 में 9 छुपा होता है ना, 9 का मल्टीपल केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ₹21,000 is divided among A, B, C in such a way that the share of A, B are in the ratio 2:3 and those of B and C are in the ratio 4:5। तो मुझे शेयर ऑफ बी बताना है, लेकिन शेयर ऑफ बी बताने के लिए मुझे ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, भाई ए रेशो बी कितना दे रखा है 2:3, और बी रेशो सी कितना दे रखा है 4:5। तो अगर मैं यहाँ से तीनों का सम कंबाइन करूँ कितना आएगा, 4 2 8, 4 3 12 और 5 3 15। यहाँ से ए रेशो बी रेशो सी क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया। अगर तीनों का सम, ये टोटल अमाउंट है 21,000, अगर ये तीनों के बीच में डिवाइड किया, इसका मतलब अगर मैं इन तीनों का सम करूँ 12 15 27 27 8 35, इसका मतलब 35 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 21,000। और मुझसे क्या पूछा शेयर ऑफ बी, बी का शेयर पूछा मतलब 12। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, टोटल सम 35 था, उसमें से मुझे 12 की वैल्यू पता करनी है। 35 की वैल्यू 21,000 है, तो इसकी मैं अगर टोटल 21,000 से मल्टीप्लाई करूँ ना, तो मेरे पास जो भी अब आएगा वो एक्चुअल में टोटल बी का शेयर आएगा। भाई 35 से मैं यहाँ पर भी इसका मल्टीपल फाइंड करता, 35 का कितना गुना है 12 से उसकी मल्टीप्लाई करता, तो 35 से इसको मुझे यहाँ पर भी डिवाइड करना पड़ता, फिर उसका 12 से मल्टीप्लाई करता, यहाँ पर भी मैं वही करता, लेकिन यहाँ पे मैं अलग अलग करता, यहाँ पे मैं इसको एक साथ भी कर सकता हूँ। अगर मैं इस 35 से 21,000 को काटूँ, भाई 35 दूनी 70 होता है, 70 का 3 गुना 210 होता है, इसका मतलब 35 का 6 गुना होगा 210, तो 6 गुना मतलब 210 होगा 6 गुना, और ये डबल जीरो एज इट इज आ जाएगा, तो 12 6 72, इसका मतलब 7200 अपना बी का शेयर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:5। If the ratio of their saving is in the 2:3, if the income of B is equal to 3 times of saving of A, then what is the ratio of expenditure। देखो वही वाला सवाल हो गया जो मैंने आपको पहले बोला था, एक सवाल मैंने और ले रखा है इससे रिलेटेड। यहाँ पे इनकम दे रखा है, ए और बी का रेशो क्या क्या दे रखा है, ए और बी के रेशो इनकम का रेशो क्या दे रखा है 3:5, और उनके सेविंग का क्या रेशो दे रखा है 2:3। और ये वाला जो लाइन है ये मुझे एक्चुअली रेशो को बैलेंस करने के लिए दे रखा है। अगर इनकम बी का 3 गुना है सेविंग ऑफ ए का, भाई ए का जो सेविंग है ना उसका 3 गुना बी का इनकम होना चाहिए। यहाँ पे तो गड़बड़ है,
इसका जो यहाँ पे सेविंग जो कि 2 है, ए का सेविंग 2 है, उसका 3 गुना बी का इनकम होना चाहिए जो कि ये 5 है। तो ये तो गड़बड़ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे जो बेस्ट मेथड है ना, सबसे पहले दोनों को बराबर बनाओ। जो जो मुझे जिस में रिलेशन दे रखा है, यहाँ पे सेविंग दे रखा है ए का और बी की इनकम में रिलेशन दे रखा है, तो सबसे पहले मैं इसको सेम बनाऊंगा। सेम बनाऊंगा तो क्या बना सकता हूँ, 5 और 2 का एलसीएम 10, तो इसको भी मैं 10 बनाने की कोशिश करूंगा, इसको भी मैं 10 बनाने की कोशिश करूंगा। तो 5 के 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी 10 हो गया। और यहाँ पे 2 को 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो अब देखो दोनों 10 हो गया। मेरा केवल फोकस इन दोनों पे रहेगा। इन दोनों को जब मैं बैलेंस कर लूँ तो ये दोनों भी आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया। अब बोला क्या है, जो बी का इनकम है ना वो एक्चुअली 3 गुना है सेविंग ऑफ ए का। अगर यहाँ पे सेविंग और बी का इनकम अब दोनों बराबर हो गया, अगर और इसका ही 3 गुना है। अगर यहाँ पे सेविंग ए का 10 है, 5 दूनी 10 है, तो इसका 3 गुना 30 होना चाहिए जो बी का इनकम है। 5 दूनी 10, इसका मतलब इसका भी 3 गुना 30 होना चाहिए। तो अब यहाँ से मुझे यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से मेरा यहाँ पे बैलेंस हो गया। अब मुझे इसने जो भी पूछा है वो मैं बता सकता हूँ। देन व्हाट इज द रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। भाई एक्सपेंडिचर होता है क्या, एक्सपेंडिचर जब सेविंग होता है इनकम। अगर मैं इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आएगा ना एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे इनकम में से सेविंग को माइनस कर दूँ, इनकम में से अगर मैं सेविंग को माइनस कर दूँ तो ए की एक्सपेंडिचर कितने आएगी, 3 2 6, 6 3 18, 18 में से अगर मैं 5 2 10 घटाऊँ तो 8 है ना। ये एक्चुअल में पूरे रेशो से मल्टीप्लाई होता है। और बी का सेविंग कितना, बी का एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 3 2 6, 5 30 और 5 2 15, 30 में से 15 घटाएगा तो 15 आएगा। ठीक है, तो 8:15 ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोनों के एक्सपेंडिचर का रेशो कितना आएगा, 8:15। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। कोइन वाला सवाल आ गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, द रेशो ऑफ नंबर ऑफ कोइंस ऑफ 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये एंड 5 रुपये इज रेशो 5 रेशो 4 रेशो 3 रेशो। यहाँ पर एक और रेशो होना चाहिए ना, 4 कोइन है ना, 25 पैसे, 50 पैसे, 2 रुपये, 5 रुपये है ना, 4 कोइन है। तो यहाँ पर भी एक रेशो होनी चाहिए, 5 रेशो 4 रेशो 3 रेशो। यहाँ पे नहीं दे रखा, एक होगा। ठीक है, यहाँ एक कर लेना। 5 रेशो 4 रेशो 3 रेशो 1 के रेशो में मेरे यहाँ पे ये 25 पैसे का, 50 पैसे का, 2 रुपये का और 5 रुपये का कॉइन दे रखा है। मुझसे क्या पूछा, अगर टोटल अमाउंट 285 रुपये है तो मुझे डिफरेंस पूछा है 25 पैसे और 5 रुपये के कोइन के यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंस नहीं देखा कि इनका जितना भी कोइन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसके बीच का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस बिटवीन द 5 रुपये कोइंस दे रखा है। तो ये बात ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी वैल्यू में डिफरेंस बता देते हैं, नहीं, कोइन कितना है उनके बीच का डिफरेंस बताना है। मतलब 25 पैसे का जितना कोइन है और 5 रुपये का जितना कोइन है उनके बीच के अंतर पूछना है। यहाँ पे पूछ रखा है भाई 25 पैसे, ठीक है, 25 पैसे, 50 पैसे और 2 रुपये, ठीक है, और 5 रुपये, इनका रेशो क्या दे रखा है यहाँ पे, 5 रेशो 4 रेशो 3 रेशो 1। पहले बता चुका हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तो इनकी टोटल वैल्यू मुझे सवाल में दे रखी है 285 रुपये, है ना, टोटल अमाउंट दे रखा है 285। तो अगर मैं रेशो में इसका टोटल अमाउंट निकालूँ, 25 पंजे 125, मतलब 1.25 रुपये हो जाएगा, 25 रुपये होगा। ठीक है, ये 25 पैसे में दे रखा है। ऐसे 50 पैसे की अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, इसका ये 2 रुपये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2 रुपये है, 2 3 अच्छा है, इसका ये 6 रुपये हो जाएगा। और यहाँ से 5 कम 5 मतलब 5 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को टोटल अमाउंट रेशो में कितना मिला, 5 6 11, 11 2 13, 13 और ये 14.5, मतलब 14.25 रुपीज़ मुझे यहाँ से रेशो मिला। सवाल में इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 285, मुझे 285 रुपये दे रखा है। ये इसका कितना गुना है, बताओ कितना गुना है। अगर मैं यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। देखो 14 और ये 25 का लगभग ये कितना, 2 गुना है, ये 50 भी 2 गुना, 28 भी 2 गुना, मतलब ये 20 गुना है। जीरो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, तो जीरो, मतलब ये 1425 का 20 गुना है। भाई 14 का 2 गुना 28 और 25 का 2 गुना 50, इसका मतलब ये इसका 2 गुना है, जीरो बच जाएगा तो 20 गुना, इसका मतलब ये इसका 20 गुना है। तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी 20 गुना होगा। भाई 25 पैसे और 5 रुपए के कोइन के बीच का डिफरेंस क्या है, कोइन की डिफरेंस, कोइन का जो रेशो है ये तो अमाउंट का रेशो है, ये टोटल अमाउंट का रेशो है। मुझे कोइन का रेशो बताना है, कोइन के बीच का डिफरेंस बताना है। भाई 25 पैसे का रेशो क्या है ये, और 5 रुपये का क्या है ये, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 4 यूनिट, तो 4 यूनिट का भी मैं 20 गुना कर दूंगा। इसका मतलब उनके कोइन का जो डिफरेंस है वो कितना है, 80। इसका मतलब उनके कोइन के बीच में डिफरेंस कितना है, 80। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25 पैसे और 5 रुपये कोइन के बीच का डिफरेंस 80 होगा यहाँ पे। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और इस क्लास की PDF में अपलोड कर दूंगा, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, ये अपना आखिरी क्वेश्चन था। आई होप आपको ये सारे सवाल समझ में आएंगे, और आप अपना कमेंट में ज़रूर फीडबैक दें, शेयर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर आप अपना कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक भी दें, डाउट भी बताएं और अपनी राय भी दें। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से हम आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल कंटेंट लेकर आते रहेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी आती है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन मैं वहाँ पे आपको नोटिफाई करता रहता हूँ, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।